नमस्कार बच्चों, मैं आशुतोष सिंह गुरुकुल के इस मंच से एक बार फिर से आपका जोरदार स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे। आज एक बार फिर से नई संभावनाओं के साथ हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम आज का जो कंटेंट लेकर के आए हैं, जो आज का टॉपिक है और भी बेहतर है। हालांकि उसी कड़ी को हमें आगे करना है और पिछला जो टॉपिक था वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड था और जो आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं वो हाई कोर्ट से है। तो हाई कोर्ट के जो भी ज्यूरिसडिक्शन है या हाई कोर्ट के जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में यहाँ पर बताया गया है, तो उसी पर हम यहाँ पर आपको लेकर के चर्चा करेंगे। तो आज का जो विषय वस्तु है वो हाई कोर्ट है और पिछली जो वीडियो आपने देखा होगा तो आशा हम यही कर सकते हैं कि उससे आपको कुछ न कुछ फ़ायदा जरूर मिला होगा। तो आज एक नई उम्मीदों के साथ, नए संभावनाओं और भावनाओं के साथ हम आज फिर से यहाँ पर आपके बीच में चर्चा करने के लिए आ रहे हैं और देखिए इस पर चर्चा करते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पर है और इसमें आपको एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। और देखिए इसमें विचार करना है, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और इस स्टेटमेंट पर हम लोग विचार करेंगे। तो इसमें ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अर्थात कथनों पर हमें विचार करना है। तो पहला जो ऑप्शन है, भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, ये बिल्कुल सही है। इस समय जैसे 1 जनवरी 2019 को जो अमरावती है, तो अमरावती जो हाई कोर्ट है वो 25वां उच्च न्यायालय के रूप में गठन किया गया था। तो पहले 21 थे 2013 तक, तो 21 के बाद 2021 तक आप बताएंगे, जैसे 21 उच्च न्यायालय थे लेकिन 2013 में त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया और मणिपुर हो गया। तो यहाँ पर त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर का अपने लिए अलग से 2013 में उस समय की सरकार के द्वारा आर्टिकल 214 के तहत उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। तो कहने का मतलब है कि 2013 तक भारत में आप बताएंगे 21 उच्च न्यायालय थे, लेकिन 2013 में त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर ये मिला करके 24 हो गया और फिर 1 जनवरी 2019 को अमरावती उच्च न्यायालय हो गया। तो इस समय उच्च न्यायालय की संख्या 25 है, ये सही है। हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है, तो ये बिल्कुल सही है। आर्टिकल 231 के तहत हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का सामूहिक उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। तो देखिए इसमें दो बातें हो सकती हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि इसमें हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, जैसे आर्टिकल 214 है, ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। आर्टिकल 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा और आर्टिकल 231 कहता है कि दो या अधिक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का गठन हो सकता है। 2 या अधिक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सामूहिक रूप से एक उच्च न्यायालय का गठन और किसके द्वारा किया जाएगा? संसद के द्वारा किया जाएगा। और आर्टिकल 241 कहता है, आर्टिकल 241 और पार्ट 8 है, भाग 8 है, ये कहता है कि संघ राज्य क्षेत्र के लिए
संघ राज्य क्षेत्र के लिए अलग से उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। इसमें 3 आर्टिकल है। 214 कहता है कि हर एक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। 231 कहता है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए प्लस संघ राज्य क्षेत्रों को मिला करके एक सामूहिक उच्च न्यायालय होगा। और 241 कह रहा है कि अलग से सेपरेट संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता। तो जो दिल्ली का उच्च न्यायालय है, दिल्ली एक ऐसा संघ राज्य क्षेत्र था जहां पर 1966 में 241 का प्रयोग करके और भाग 8 का प्रयोग करके अलग से उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। अगर संघ राज्य क्षेत्र के लिए अलग से किया जाएगा, भाग 8 होगा, आर्टिकल 241 होगा। और जब संघ राज्य क्षेत्र राज्यों से मिलकर के उच्च न्यायालय गठन किया जाएगा, 231 होगा। और जब अलग से राज्य के लिए होगा, 214 होगा। तो अलग अलग प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, इसमें हरियाणा और संघशासित क्षेत्र के लिए 231 के तहत 1966 में एक उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। तो ये भी सही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है, बिल्कुल है। 1966 में ही लाया गया था। और किस आर्टिकल के तहत लाया गया था? 241 के तहत, भाग 8 के तहत। तो भारत में 25 उच्च न्यायालय है, बिल्कुल सही है। 2013 से और 2019 तक 24 थे, और 2019 में जब अमरावती उच्च न्यायालय आया तो 25 हो गया है। और हरियाणा और केंद्र शासित चंडीगढ़ का एक ही उच्च न्यायालय है। 1966 में हेडक्वार्टर इसका चंडीगढ़ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का जो उच्च न्यायालय है वो आप बताएंगे, ये 1966 में है। तो इसका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। इसका सी ऑप्शन सही है, इसका सी हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारत की संचित नीति से दिए जाते हैं, गलत है। राज्य की संचित नीति से दिए जाते हैं। जैसे जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है 217 में दिया गया है। और इनके जो वेतन भत्ते की बात की गई है वो आप बताएंगे। इनके वेतन भत्ते की जो बात की गई है वो 200 सी में किया गया है। तो कहने का मतलब है कि इनकी जो नियुक्ति होगी 217 में होगी। और इनके वेतन भत्ते की जो चर्चा की गई है 203 में की गई है। और इसका वेतन भत्ता कहाँ से मिलता है? तो राज्य की संचित नीति से मिलता है। इनका वेतन भत्ता कहाँ से मिलेगा? राज्य की संचित नीति से। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, तो राज्य की संचित नीति से इनका वेतन भत्ता दिया जाता है। और इनके वेतन भत्ते को तय करने का अधिकार किसे है? तो हाई कोर्ट के जो भी जज होते हैं, इनके वेतन भत्ते को निर्धारित करने का अधिकार किसे है? तो आप क्या बताएंगे? संसद के पास है। और इनको वेतन भत्ता राज्य की संचित नीति से दिया जा रहा है। और इस समय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना मिलता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो वेतन भत्ता मिलता है वो आप लोग बताएंगे 2,50,000 है, 2,50,000 है। और जो अन्य है वो 2,25,000 इनको वेतन भत्ता दिया जाता है। तो अन्य को 2,25,000 है और मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000 है। और देखिए, जो इनको वेतन भत्ता दिया जाएगा तो इसमें जब फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाएगी, जब वित्तीय आपात आ जाएगा, तो वित्तीय आपात के समय आर्टिकल 360 का प्रयोग करके 360 का प्रयोग करके राष्ट्रपति के द्वारा इनके वेतन भत्ते में कटौती की जा सकती है। तो कुल मिलाकर के अगर पूछा जाए कि न्यायाधीशों के जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो आप बताएंगे राज्य की संचित नीति से दिए जाते हैं। और इनका वेतन भत्ता तय करने का अधिकार संसद को होता है विधि द्वारा। मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000 मिल रहा है, अन्य को 2,25,000 मिल रहा है, राज्य की संचित नीति से मिल रहा है। और जब वित्तीय आपात फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है तो आर्टिकल 360 का प्रयोग करके राष्ट्रपति महोदय इनके वेतन भत्ते में कटौती कर सकता है। और जजों की नियुक्ति आप बताएंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर
राज्यपाल भी उसमें शामिल रहेंगे परामर्श देने में, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी उसमें शामिल रहेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति महोदय बाध्य हैं। तो इसमें सिर्फ इतना आपको जानना है कि जो इनके सैलरीज और अलाउंसेज होते हैं वो कहाँ से दिए जाते हैं, राज्य की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाते हैं। 2,50,000 चीफ जस्टिस को और अदर को 2,25,000 2019 से दिया जा रहा है, 2019 से इनको दिया जा रहा है। तो इसका सेकंड हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया, उसी से रिलेटेड है, उसी से जुड़ा हुआ है। उसमें सैलरी पूछ रहा था, इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन कहाँ से दी जाती है। तो इनकी जो पेंशन योजना है, पेंशन, और देखिए पेंशन इनको कब से दिया जा रहा है, 1976 से दिया जा रहा है। पेंशन इनको 1976 से दिया जा रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। और पेंशन कहाँ से दिया जाएगा, अब राज्य की संचित निधि से नहीं दिया जाएगा, बल्कि भारत की संचित निधि से दिया जाएगा, भारत की संचित निधि से दिया जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से। तो देखिए इसमें दो क्वेश्चन है। अगर ये पूछा जाए कि इनका वेतन भत्ता कहाँ से जाएगा, तो राज्य की संचित निधि से जाएगा, और जो इनका पेंशन है वो पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आज अगर कोई चीफ जस्टिस रिटायर्ड हो जाए उच्च न्यायालय का, तो 2,50,000 पा रहा है, तो रिटायर्ड होने के बाद 50% इसका जो है आधा पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो अगर मान लीजिए अदर रिटायर्ड होता है 2,25,000, 2,25,000, तो 2,25,000 का 50% उससे पेंशन मिलेगा। और चूंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, इसलिए रिटायर्ड होने के बाद इसके वेतन भत्ते, रिटायर्ड होने के बाद वेतन भत्ता नहीं मिलेगा बल्कि पेंशन मिलेगा। और पेंशन इनको कहाँ से दिया जाएगा, भारत की संचित निधि से। तो देखिए इसमें दो क्वेश्चन है, अगर सैलरी पूछी जाए तो राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा, और अगर इनका पेंशन पूछा जाए तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। तो इसका फर्स्ट होगा, क्योंकि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पर है, जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया गया है, अर्थात इसमें कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार राज्यों के उच्च न्यायालय के, भारत के संविधान के अनुसार राज्यों के उच्च न्यायालय के संबंध में लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए 14 क्या कहता है, तो 14 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए मतलब आर्टिकल जो 214 है वो ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, और 215 कहता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय होगा, अर्थात इसके दिए गए जो निर्णय हैं वो साक्ष्य के रूप में हर जगह लागू किए जाएंगे, और इनके दिए गए आदेश की प्रामाणिकता पर या उन्हें लागू कराए जाने पर किसी प्रकार का कोई भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा संदेह व्यक्त नहीं किया जाएगा। तो भारत में 2 अभिलेखीय न्यायालय हैं, एक सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का 129 है, और हाई कोर्ट का जो है 215 है। ये अंतिम अभिलेखीय न्यायालय है, और ये अंतिम नहीं बल्कि सेकेंड लास्ट है। और 216, तो 216 में आप बताएंगे कि उच्च न्यायालय का गठन है, और जो 217 में है तो 217 बताएंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति है। तो ए का 2, बी का 1, ए का 2 हो जाएगा। 214 कहता है कि हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। 215 कह रहा है कि उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा। 215 कह रहा है कि उच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय है। 216 कह रहा है उच्च न्यायालयों का गठन। तो इस तरीके से इसका प्रावधान किया गया। देखिए इसमें हम आपको सीधा बता देते हैं कि इसमें जो इसका प्रावधान है, जैसे 214 है तो आर्टिकल 214 ये कह रहा प्रत्येक राज्य के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, एक उच्च न्यायालय होगा।
उच्च न्यायालय, ये 214 कह रहा है, और 215 कह रहा है, 215 कह रहा है कि उच्च न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय है? अभिलेखीय न्यायालय है, अभिलेखीय न्यायालय है। ये 215 कह रहा है हाई कोर्ट न्यायालय है। और जो 216 है, तो 216 में क्या है? उच्च न्यायालय का गठन है, उच्च न्यायालय के कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, गठन की बात है। और आर्टिकल 217, तो 217 में किसकी बात है? न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात है। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो इसी में होती है, नियुक्ति। तो हम लोग जो है इसी के हिसाब से ऑप्शन को सेट करेंगे। तो देखिए ऑप्शन जो है 214, मतलब ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। इसका जो पहला ऑप्शन है ये सही है, इसका फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर है, अच्छा क्वेश्चन है। आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कथन है भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। तो भारत के प्रत्येक राज्य में, भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। तो इस समय राज्य कितने हैं? इस समय राज्य 28 है, और जबकि देखा जाए तो उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर उनके खुद के अपने उच्च न्यायालय नहीं है। जैसे गोवा हो गया, तो गोवा के साथ साथ जैसे नागालैंड है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और देखिए अगला जो है मेघालय, मेघालय, इन सबका अपना उच्च न्यायालय नहीं है। हालांकि मणिपुर नहीं, इसमें जैसे मेघालय का है 2013 में आया है, तो मेघालय मणिपुर का तो है, पीछे मैंने आपको बताया था। तो अरुणाचल हो गया, नागालैंड हो गया, गोवा हो गया, ये सब ऐसे राज्य हैं जहां पर उच्च न्यायालय उनका अपना नहीं है। तो पहला तो गलत हो जाएगा, आर गलत है। और इसमें ये मतलब आर नहीं बल्कि ए गलत है, ये गलत हो जाएगा। और भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ये 214 कह ही रहा है। तो इसमें कथन ए गलत है और आर कारण सही है, क्योंकि कथन ए इसलिए गलत है कि भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में उच्च न्यायालय विद्यमान नहीं। कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे गोवा है, अरुणाचल प्रदेश है और नागालैंड है, तो यहाँ पर इनके पास अपना खुद का उच्च न्यायालय नहीं है। और भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ये सही है। तो कथन ये गलत है और आर सही है। तो इसका मतलब है कि कथन ए गलत है और आर सही है। इसका जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, इसका डी होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया है, वित्त आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 33%, एक तिहाई न्यायाधीश दूसरे राज्य से, एक तिहाई न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। इसमें यह कह रहा है कि किस वित्त आयोग के अध्यक्ष और कौन थे जिन्होंने कहा था कि हर एक उच्च न्यायालय में 33% या 1/3 जो है वो न्यायाधीश दूसरे राज्य के होने चाहिए, ताकि इसमें किसी प्रकार का कोई भी अपनापन या भ्रष्टाचार ना पनपने पाए। तो देखिए अभी तक कुल 22 विधि आयोग का गठन किया गया, अभी तक कुल 22 विधि आयोग का गठन किया गया है, विधि आयोग का गठन किया गया है। तो इसमें किस आयोग के अध्यक्ष ने ये कहा था कि हर एक उच्च न्यायालय में 33% ऐसे जज होने चाहिए जो दूसरे राज्य के होने चाहिए? तो वो 8वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे, 8वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे। और 8वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो थे उनका नाम था
एच आर खन्ना, एच आर खन्ना ने कहा था, और ये भारत के विधि और न्याय मंत्री थे, विधि और न्याय मंत्री थे। और ये जो मंत्री थे 1977 से लेकर 79 तक, जब जनता पार्टी की सरकार थी 1977 से 1979 तक ये भारत के विधि मंत्री भी रह चुके हैं 1977 से 79, और पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं। तो इनका अपना मानना था और अच्छा मानना था, बढ़िया अनुमान लगाया था कि जैसे किसी भी उच्च न्यायालय में 33% ऐसे न्यायाधीश होने चाहिए जो दूसरे राज्य के होने चाहिए। अगर वो अपने ही राज्य के होंगे तो हो सकता है कि वो मतलब कहीं न कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के जजमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसमें यही पूछ रहा है कि विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश अदर स्टेट से होने चाहिए। तो आप बताइएगा। 8वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे, उनका नाम था एच आर खन्ना, जो कि 1977 से लेकर 79 तक विधि और न्याय मंत्री थे। तो इसका जो हो जाएगा एच आर खन्ना होगा, इसका थर्ड होगा, सी ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायर्ड होने की आयु। जैसे सुप्रीम कोर्ट की अगर जज की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष की आयु में रिटायर्ड होता है, और जो हाई कोर्ट का है वो 62 वर्ष की आयु में रिटायर्ड हो जाता है। हालांकि इसको लेकर के हाई कोर्ट के जज जो है वो चाह रहे थे कि ये भी 65 वर्ष की आयु में रिटायर्ड हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि आपका जो रिटायरमेंट है वो 62 साल की उम्र में होगा, 65 वर्ष की उम्र में नहीं होगा। लेकिन इससे पहले ये कभी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र जो रिजाइन लेटर है, अपना त्यागपत्र किसको दे सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति को दे सकते हैं। तो उम्र जो है अगर 62 वर्ष की आ गई है, तो उम्र अगर 62 वर्ष की आ जाएगी तो सीधी सी बात है कि उससे ज़्यादा ये अधिक उम्र तक यहाँ पर इन्हें बने रहने का अधिकार नहीं है। और अगर मान लीजिए आयु को लेकर के विवाद हो गया है, आयु को लेकर के अगर विवाद है एज को लेकर के, तो राष्ट्रपति महोदय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर अंतिम निर्णय कर सकता है, परामर्श पर अंतिम निर्णय करने का अधिकार होता है। जैसे मान लीजिए अगर पूछा जाए कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को अगर उम्र को लेकर के कोई विवाद हो गया, तो राष्ट्रपति महोदय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार महामहिम को होता है, राष्ट्रपति को होता है, और इसके परामर्श को राष्ट्रपति महोदय मानने के लिए बाध्य है। तो रिटायर्ड होने की जो आयु है वो 65 साल की है, थर्ड हो जाएगा। और देखिए रिटायर्ड होने के बाद अगर कोई भी जज हाई कोर्ट का है, रिटायर्ड होने के बाद कोई भी हाई कोर्ट का जज राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर आप कह सकते हैं दोबारा न्यायाधीश बन सकता है, दोबारा ये न्यायाधीश बन सकता पूर्व सहमति पर। और आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे अगर ये वकालत करना चाहे तो वकालत भी कर सकता है, लेकिन जहाँ से रिटायर्ड हुआ वहाँ पर इसे वकालत करने का अधिकार नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अगर हाई कोर्ट का कोई भी जज है और रिटायर्ड हो गया तो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति पर दोबारा जज बन सकता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर वो चाहे तो किसी भी न्यायालय में वकालत कर सकता है, बस शर्त एक है जहाँ से रिटायर्ड हुआ है वहाँ पर इसे वकालत करने का अधिकार नहीं है। तो रिटायर्ड होने की उम्र 62 वर्ष, इसका थर्ड हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है और अच्छा क्वेश्चन है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है।
जो लिखित में इसका संबोधन होगा, जो त्यागपत्र लेटर होगा, वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। और जैसे मान लीजिए किसी ने डेट बढ़ा करके और आगे की डेट डाल करके और पहले उसने त्यागपत्र दे दिया, तो फिर उसमें क्या होगा कि जब तक उसका डेट आगे नहीं बढ़ेगा तब तक वो मान्य नहीं होगा। तो इसका जो हो जाएगा पहला, इसका जो होगा फर्स्ट हो जाएगा। और आप ये भी कह सकते हैं जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, शपथ या प्रतिज्ञा, तो आर्टिकल 219 के तहत इनको जो शपथ दिलाया जाएगा वो आप बताएंगे उच्च न्यायालय के मुख्य द्वारा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा दिलाया जाता है। और अगर ये नहीं होगा तो जो सबसे सीनियर है, सबसे वरिष्ठतम सदस्य के द्वारा शपथ दिलाया जा सकता है। तो कहने का मतलब है अगर त्यागपत्र पूछा जाए, राष्ट्रपति और नियुक्ति पूछा जाए तो राष्ट्रपति, लेकिन शपथ की बारी अगर आए तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इनको शपथ दिला दिया जाएगा। और देखिए जो नहीं शपथ, देखिए गलत बता रहे हैं, शपथ जो होगा वो मुख्य न्यायाधीश नहीं दिलाएगा, ये गलत है। इनको शपथ दिलाने का अधिकार जो है राज्यपाल को होगा, राज्यपाल के द्वारा शपथ इनको दिलाया जाएगा। और अगर यदि राज्यपाल नहीं होगा तो राज्यपाल के द्वारा, अगर राज्यपाल नहीं है तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति शपथ दिलाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा। जैसे हमने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा, राज्यपाल होगा, राज्यपाल शपथ दिलाता है। और यदि राज्यपाल नहीं होगा तो उसके द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिला देता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाएगा। और इन पर साबित कदाचार अर्थात प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, असमर्थता के आधार पर आर्टिकल 124D के अकॉर्डिंग महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है। लेकिन तभी हटाया जाएगा जब इन पर साबित कदाचार लग जाए, प्रूव मिसबिहेवियर या कार्य करने में समर्थ ना हो, तो इनकैपेसिटी के आधार पर इनको महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। जैसे हाई कोर्ट के, कोलकाता हाई कोर्ट के जज थे सौमित्र सेन थे कोलकाता हाई कोर्ट के जज। और जो सिक्किम हाई कोर्ट के जज थे उनका नाम था P.D. दिनाकरन। तो दो ऐसे न्यायाधीश हैं जिन पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई गई थी लेकिन वो लागू नहीं हो पाई थी। इनके आचरण पर संसद में बहस नहीं होगा लेकिन मतदान हो जाएगा। 2/3 राज्यसभा से उपस्थित और मतदान करने वाले और 2/3 लोकसभा के। जैसे लोकसभा में अगर लाया जाएगा तो सूचना देने के लिए 100 लोग कम से कम होंगे और राज्यसभा में लाया जाएगा तो सूचना देने के लिए कम से कम 50 लोग होंगे। और फिर सूचना देने के बाद उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 राज्यसभा के और 2/3 लोकसभा। अगर इनके विरुद्ध मतदान कर दिए तो फिर इनको पद से हटना पड़ेगा और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर यहाँ पर अनिवार्य हो जाएगा। तो फिलहाल इसमें यही पूछ रहा है कि अपना त्यागपत्र उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। और अगर मान लीजिए जैसे त्यागपत्र पहले दे दिया जाए और डेट बढ़ा करके लिख दिया जाए तो जब तक डेट है उसकी वैलिडिटी है तो फिर त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय वापस भी कर सकते हैं। और अगर डेट निकल गई है तो इनका त्यागपत्र जो है वो वापस होने वाला नहीं है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, आसान क्वेश्चन है। जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है, कार्यकारी न्यायाधीश, तो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति जो की जाती है वो आर्टिकल 224 में की जाएगी, आर्टिकल 224 में की जाएगी। और ये कितने दिनों के लिए की जाएगी, 2 वर्ष के लिए की जाएगी। लेकिन कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति तब की जाएगी जब उसमें से कुछ ऐसे न्यायाधीश जो कर्तव्य का निर्वहन करने में समर्थ ना हो, अर्थात कुछ ऐसे न्यायाधीश उच्च न्यायालय में जब वो कार्य करने लायक नहीं होते हैं, कार्य करने में असमर्थ होते हैं, तो फिर जितने लोग नहीं होंगे उतने लोगों को उसमें से योग्य व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, जिसकी उम्र 62 वर्ष से कम हो,
तो यहाँ पर कार्य करने के लिए अस्थायी रूप से 2 वर्ष के लिए कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं, 2 वर्षों के लिए करते हैं, लेकिन उसकी उम्र 62 वर्ष से कम होनी चाहिए, 62 वर्ष से कम होगी। और ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है आर्टिकल 224 में होती है। और ध्यान ये रखना है कि ऐसे न्यायाधीश तब नियुक्त किए जाएंगे जब कुछ न्यायाधीश कार्य करने में समर्थ ना हो, तभी इनकी ऐसी नियुक्ति की जाएगी। और देखिए, जो योग्य लोग होंगे, जैसे इसमें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता भी है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, उसे 10 वर्ष तक भारत राज्य क्षेत्र में न्यायिक सेवा में कार्य करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब जुडिशियल ऑफिस में उसे काम करने का अनुभव होना चाहिए। और अगर मान लीजिए वो अनुभव नहीं जुडिशियल ऑफिस में 10 वर्ष का कार्य करने का, तो फिर उसे 2 या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो राष्ट्रपति की राय में विद्वता होना चाहिए। तो जो योग्य व्यक्ति होगा उसको, जितने लोग नहीं होंगे, अनुपस्थित होंगे, तो उतने लोगों को यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में 224 के तहत इसकी नियुक्ति यहाँ पर कर दी जाएगी। तो कार्यकारी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो आप बताएंगे उच्च न्यायालय में होती है, उच्च न्यायालय में होती है। और इसमें जैसे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, कार्यकारी न्यायाधीश जो होते हैं वो उच्च न्यायालय में होते हैं, और इसमें जो उच्चतम न्यायालय में होते हैं वो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं। यहाँ पर तदर्थ न्यायाधीश होते, एडहॉक जज होते हैं, एडहॉक जज की नियुक्ति की जाती है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड होगा, क्योंकि उच्चतम न्यायालय में एडहॉक जज होते हैं, तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, और यहाँ पर कार्यकारी न्यायाधीश नहीं होते। मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश होगा, एक्टिंग चीफ जस्टिस होगा, लेकिन कार्यकारी न्यायाधीश नहीं होंगे, इसका थर्ड होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है। तो जो, जैसे मान लीजिए इसमें ये कह रहा है कि कोई भी मुख्य न्यायाधीश जब प्रशासनिक न्यायाधीश की हैसियत से काम करता है तो उसको अलग से सुनवाई करने का अधिकार नहीं है, वो उसी मामले के दायरे में आ जाएगा, अर्थात वो किसी अन्य न्यायाधीशों के मामले की सुनवाई के में शामिल हो जाएगा, इसको अलग से सुनवाई करने का अधिकार नहीं होगा। तो सबके साथ मिल करके ही उसी की रिट की अधिकारिता में आ जाएगा, इसको अलग से रिट का अधिकार इसके पास नहीं होता है। मुख्य न्यायाधीश है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे अलग से रिट का अधिकार रखने का अधिकार इसे नहीं दिया गया, अर्थात रिट संबंधी अधिकार समूह में है इसे, लेकिन अलग से इसे नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रिट की अधिकारिता में आएगा, अर्थात जितने भी न्यायाधीश हैं उन्हीं के साथ ही ये सुनवाई करेगा, अलग से इसे सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित में से उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है, अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित में से उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है। आंध्र प्रदेश का तो नहीं है, आंध्र प्रदेश ये अमरावती उच्च न्यायालय है, और इसमें कोलकाता का है। कोलकाता एक ऐसा उच्च न्यायालय है जो पश्चिम बंगाल के मामले की भी सुनवाई करता है, पश्चिम बंगाल के मामले की सुनवाई करता है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी मामले की सुनवाई करता है, निकोबार द्वीप समूह की सुनवाई करता है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सुनवाई करने के लिए यहाँ पर एक आप कह सकते हैं शाखा भी है, अर्थात इसकी खंडपीठ है पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले लोगों की सुनवाई हो जाती है, और ये सुनवाई जो की जाएगी आर्टिकल, ये जो कोलकाता हाई कोर्ट है ये 231 में है, क्योंकि इसके साथ संघराज क्षेत्र जुड़ा हुआ है। और कोलकाता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, अर्थात इसकी स्थापना 1862 में की गई थी। उस समय भारत के गवर्नर जनरल
लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग थे। तो देखिए आंध्र प्रदेश जो अमरावती उच्च न्यायालय है ये 2019 में आया है, कोलकाता 1862 में आया है, मद्रास का भी सेम है 1862, उड़ीसा उच्च न्यायालय का गठन 1948 में किया गया था। उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्यालय आप बताएंगे कटक में है, कटक में है इसका मुख्यालय। मद्रास का मद्रास में है, कोलकाता उच्च न्यायालय का कोलकाता में है, इसका सेकेंड हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सुनवाई जो होती है वो कोलकाता में होती है। और जो लक्षद्वीप की सुनवाई है तो लक्षद्वीप की सुनवाई केरल में होगी। और जो दादरा नगर हवेली दमन दीव है इसकी सुनवाई बम्बई हाई कोर्ट में होगी। और जो चंडीगढ़ है वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में होगी। जो लद्दाख है वो जम्मू कश्मीर में उसकी सुनवाई होगी। तो इस तरीके से जो पांडिचेरी है वो मद्रास में उसकी सुनवाई होगी। तो सब संघराज क्षेत्रों के अलग अलग मामले में सुनवाई होगी। और संघराज क्षेत्र जब राज्यों के साथ शामिल होते हैं तो 231 लगेगा, और अगर अलग से सेपरेट जो है इनके लिए खोला जाएगा तो फिर 241 होगा, भाग 8 होगा, तब भाग 6 नहीं होगा। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सुनवाई पोर्ट ब्लेयर में होती है, कोलकाता हाई कोर्ट के रेंज में आता है, इसका सेकेंड हो जाएगा। 231 में इसका गठन किया गया है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है और पूछ रहा है किसमें क्या सही नहीं है। निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में, निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है। ये दूसरा अपीलीय उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में है। तो सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, फिर दूसरा जो है ये हाई कोर्ट है, तो दूसरा अपीलीय उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में रखता है, ये तो सही है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सही है, आर्टिकल 217 में है इनकी नियुक्ति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, नहीं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है, बल्कि उच्च न्यायालय के और सर्वोच्च न्यायालय दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तो 3 लोगों से सलाह लेता है। वो 3 लोग कौन होते हैं? जैसे राज्यपाल से सलाह लेगा, राज्यपाल केवल सलाह देता है, और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश, और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति महोदय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। और जब किस में दे रहा है कि राज्यपाल करते हैं, नहीं, राज्यपाल नहीं करते हैं बल्कि राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के लोकहित वाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। 226 में हाई कोर्ट PIL के मुकदमे की सुनवाई कर सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो PIL के मुकदमे की सुनवाई हाई कोर्ट भी करेगा और सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट करेगा 32 में और हाई कोर्ट करेगा 226 में। और ये प्रावधान कहाँ से लिया गया तो आप बताएंगे अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो देखिए निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या गलत है, क्या सही नहीं है। तो ये दूसरा अपीलीय उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में है, पहला सही है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है, गलत है। ये डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति करेगा, जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा, उसके नीचे के न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है। उच्च न्यायालय PIL के मुकदमे की सुनवाई करता है, ये सही है। तो इसमें पूछ रहा कौन नहीं सही है, तो इसका थर्ड है, ये थर्ड ऑप्शन जो है ये सही नहीं है, मतलब यही थर्ड इसका जो है सही नहीं आंसर है, मतलब इसका थर्ड होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य प्रणाली का परीक्षण करती है। तो इसमें क्यूआरेंटो मैंडेमस सर्टियोरी है, हैबियस कॉर्पस है। मतलब इसमें यह कह रहा है कि कौन सा एक ऐसा रिट है जिसमें
न्यायालय जो है अपने अधीनस्थ न्यायालय का मूल्यांकन करती है, परीक्षण करती है, समीक्षा करती है। तो अधिकार परीक्षा तो उसके लिए है जो अपने गलत अधिकार का प्रयोग करता है, अर्थात अवैध रूप से पद पर रह के कार्य करता है और जबकि उसके लायक नहीं होता है। तो जो गलत तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा, अधिकार का पालन करेगा, उसके लिए तो अधिकार परीक्षा आएगा। और जब कोई लोक प्राधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं करेगा तो परमादेश हो जाएगा। उत्प्रेषण एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर अपर जो अपर जुडिशरी है या अपर जो कोर्ट है वो लोअर कोर्ट के किए गए कार्यों का मूल्यांकन करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा लोअर कोर्ट है और वो ऐसे कार्यों को कर रहा है कि जो उसकी सीमा में है ही नहीं, तो फिर अपर कोर्ट उससे कहेगा कि आप अपने सीमा में रह करके कार्य करिए, आप अपने शक्ति का दुरुपयोग ना करिए, और जब आपसे नहीं हो पा रहा है तो मामले को ऊपर भेज दीजिए या सूचना भी दे दीजिए। तो सूचना मंगवाना, मामले को ऊपर भेजना या अपने सीमा में रह करके कार्य करने के लिए कहना, ये सब परीक्षण कहलाता है, उत्प्रेषण कहलाता है। तो उत्प्रेषण में क्या होता है कि अपर कोर्ट लोअर कोर्ट के किए गए कार्यों का पूरा मूल्यांकन करती है और मूल्यांकन करने के लिए कौन सा लेख जारी करती है? उत्प्रेषण करती है। इसका थर्ड हो जाएगा। देखिए दो न्यायिक लेख हैं और दो न्यायिक लेख में जैसे पहला है प्रतिषेध है और दूसरा जो है उत्प्रेषण है। तो प्रतिषेध में क्या होता है कि मतलब जो लोअर कोर्ट है वो अपने अधिकारों का प्रयोग जब करना शुरू कर देती है और ऐसे अधिकारों का प्रयोग करती है जो उसके अधिकार क्षेत्र में होता ही नहीं है, तो तुरंत अपर कोर्ट लोअर कोर्ट से कहेगी कि भैया आप इस मामले की सुनवाई बंद कर दीजिए क्योंकि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। और उत्प्रेषण में क्या होता है कि इसमें कहा जाएगा कि आप अपने सीमा में रहकर कार्य करिए, शक्ति का दुरुपयोग ना करिए, नहीं हो पा रहा तो मामले को ऊपर भेज दीजिए, लेट क्यों हो रहा है सूचना दीजिए। तो सूचना मंगवाना, ऊपर भेजने के लिए कहना या सीमा में रह करके काम करने के लिए कहना, शक्ति का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए कहना, ये उत्प्रेषण कहा जाता है। उत्प्रेषण में क्या होता है, अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को आदेश देता है परीक्षण करने के बाद। तो इसका थर्ड हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो पहले हमें ये जानना होगा कि जो लोक अदालत हैं इनका गठन कब किया गया और क्यों किया गया। तो लोक अदालतों का जो गठन किया गया था वो एक बिल ला करके किया गया था, 1987 में किया गया था। और लोक अदालतों का गठन जो है ये राज्यों के द्वारा किया गया था। और इसमें क्या था, इसमें जो सुनवाई होती है वो सिविल मामले की होती है, सिविल मामले की सुनवाई होती है, अर्थात इसमें दीवानी का मामला होता है। इसमें जो क्रिमिनल मामले होते हैं, फौजदारी के मामले होते हैं, वो इसमें शामिल नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पारिवारिक विवाद है, कोई समस्या है, अब वो किसी भी अपर कोर्ट में चल रहा है या लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कहीं भी चल रहा है, तो मान लीजिए अगर दोनों पक्ष समझौता करने के लिए तैयार हैं तो फिर दोनों पक्ष समझौता करने के लिए लोक अदालत का सहारा ले सकते हैं। और ये खास करके कमज़ोर वर्गों के लिए है और इसमें जो सुनवाई होगी वो समझौते से रिलेटेड होगी और जो जजमेंट आ जाएगा, जो न्याय दे दिया जाएगा, तो उससे किसी भी अन्य न्यायालय में किसी अन्य न्यायालय में जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें जो भी सुनवाई होगी निःशुल्क होगी, निःशुल्क विधिक सहायता के जरिए होगी, अर्थात इसमें पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो लोक अदालत इसलिए लाया गया है कि जो दीवानी के मामले हैं, जो आपसी परिवार के जो विवाद से संबंधित मामले हैं, उसकी सुनवाई लोक अदालत में की जा सकती है। और ये किसी भी न्यायालय में मान लीजिए मुद्दा चल रहा हो तो वहाँ से उठा करके इसमें सुनवाई हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा सिविल के मामले होंगे, दीवानी के मामले होंगे, फौजदारी के इसमें मामले लाए नहीं जाते हैं, समझौता कराने के लिए लाया जाता है। और ख़ास करके कमज़ोर वर्ग के लिए है, गरीबों के लिए है, इसमें जो भी सुनवाई होगी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, निःशुल्क सुनवाई यहाँ पर की जाती है। सबसे बड़ी बात क्या है
कि जो निर्णय आएगा उसे किसी अन्य न्यायालय में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अंतिम रूप से मान्य माना जाएगा। तो देखिए, इसी सब सिलसिले को रखते हुए आपको ये ऑप्शन पढ़ना है, लोक अदालतों की अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले के मामले का निपटारा करने की है और उन मामलों का ही नहीं हो किसी न्यायालय में लंबित हो। तो देखिए, ये ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए लोक अदालतों की अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले का मामले का निपटारा करने की हो, नहीं, ये पहले का निपटारा नहीं, जो मामला करंट में चल रहा है उसका मामला होगा। तो ये पहला गलत है। लोक अदालतें ऐसे मामले का निपटारा कर सकती हैं जो सिविल है, ना कि आपराधिक प्रकृति के हैं, ये सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही है। तीसरा गलत है, प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ही नियुक्त हो सकते हैं, और भी न्यायिक अधिकारी या न्यायिक जानकार भी नियुक्त हो सकते हैं। तो ये गलत है, केवल आपका सेकंड ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन सही है। इसमें जैसे सिविल के मामले लाए जाएंगे, आपराधिक मामले की सुनवाई इस न्यायालय में होने वाली नहीं है, इसका सेकंड हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, ये भी जो है लोक अदालत से संबंधित है। तो लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विचार करना है लोक अदालत के संबंध में, तो विचार करना है, एक लोक अदालत द्वारा किया गया निर्णय सिविल न्यायालय का आदेश मान लिया जाता है और इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं होती। बिल्कुल सही है। विवाद संबंधी पारिवारिक विवाद लोक अदालत में शामिल नहीं होते हैं। भैया इसी के लिए तो इसे लाया गया, ये पारिवारिक विवाद निपटाने के लिए, सुलझाने के लिए ही तो इसे लाया गया। इसमें कह रहा है कि शामिल नहीं होंगे। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही, दूसरा गलत, तो इसका जो हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामले की सुनवाई कर सकता, आपराधिक मामले की सुनवाई नहीं करता है। ग्राम न्यायालय दोनों के मामले की सुनवाई करता है, ये गलत है। यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्य सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, ये सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। आपराधिक मामले की सुनवाई भी कर लेता है ग्राम न्यायालय और सिविल के मामले की सुनवाई करता है, तो इसका सेकंड हो जाएगा, सेकंड। तो ये 17 जो क्वेश्चन थे वो हमने आपको यहाँ पर बता दिए। फिर उसके बाद आगे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।